नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की जो भूगोल विषय की जो पुस्तक रहती है, हमारा पर्यावरण, उसमें ये सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है। और कंप्लीट बुक जो है आपको अपने एचएस स्टडी टॉक जो YouTube चैनल है उस पर करवाया जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी पुस्तक जो है वो आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पार्ट अपना हो चुका है, अभी हम बात करेंगे दूसरे पार्ट को लेके। दूसरा पार्ट जो हमारा है उसी को लेके अपन आज जो है बात करने वाले हैं। देखिए, हमारा जो दूसरा पार्ट रहता है, पार्ट का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर वाले भाग की बात अपन यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये जो पार्ट रहते हैं वो अपने एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है उसी से ये लिए गए हैं। और ये जो बुक है वो वास्तव में जो है अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी की दृष्टि से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो अपने जो 7th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा मैटर जो है वो तैयार किया है। और कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, क्योंकि इससे बाहर जो है वो कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। देखिए, सबसे पहला बिंदु है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ये सब जानते होंगे। इसके अंदर और बाहर जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव जो है इसमें आता रहता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी हुई है। यानी अपन माने कि पृथ्वी जो है वो एक प्याज की तरह, जैसे प्याज है तो प्याज के ऊपर जैसे छिलके पे छिलका होता है ना, वैसे ही इसी प्रकार की जो परतें हैं वो किस पे हैं, पृथ्वी में भी हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा, एक परत ये रही, एक ये रही, एक ये रही, इस प्रकार बहुत सारी परतों से जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दूसरा बिंदु रहेगा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है वो कहा जाता है परपटी। यानी ये जो ऊपर वाला भाग है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा चित्र में, परपटी, ये ऊपर वाला जो भाग है, इस पूरी पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग है इसको कहते हैं परपटी। ठीक है, और ये सबसे पतली परतों में से एक होती है। और ये महाद्वीपीय सहती में लगभग 35 किलोमीटर और महाद्वीप और महासागर में अंतर होता है भाई। ठीक है, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है भाई। महाद्वीप और महासागर, यानी महाद्वीपों की बात की जाए तो महाद्वीपों पर ये 35 किलोमीटर की मोटाई तक आपको मिलेगी, और समुद्र की सतह में ये मात्र और मात्र 5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई जो है वो रहती है। और महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से जैसे माने महाद्वीपों में ये जो मिलेंगे, कौन कौन से मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम जो खनिज हैं उनसे इनका निर्माण हुआ है। इस भूपरपटी की बात हो रही भाई, और इसीलिए इसे कहा जाता है Cl। देखो, इसका ये कहा जाता है Cl। सी का मतलब होता है सिलिका, सी का मतलब है सिलिका, और एल का मतलब है एल्यूमिना। तो Cl ऊपर वाली परत को, भूपरपट्टी को Cl इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है। सिलिका का मतलब सी हो गया और एल का मतलब एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा रहता है कि महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी हुई होती है। सिलिका होती है और मैग्नीशियम है। महासागर की परपटी की बात है जो 5 किलोमीटर तक की मोटाई तक होती है, इसीलिए इसे कहते हैं सी में। देखो, सी तो वो ये हो गया और मे इसमें से लिया गया है, तो सी में, सी का मतलब होता है सिलिका और मे का मतलब हो गया मैग्नीशियम। तो इस प्रकार जो है ये अपनी भूपरपटी का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। यहाँ पर इस चित्र को एक बार फिर से आप देख लीजिए। ऊपर वाला भाग जो है वो परपटी कहलाता है, स्थलमंडल वाला भाग ये रहता है, और स्थल वाले ये इसका पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यहाँ पर मैग्मा वगैरह गर्म जो लावा है वो यहाँ पर रहता है। बीच वाली जो परत है ये मेंटल कहलाती है। क्रोड और मेंटल की ये सीमा है यहाँ पे। ठीक है, क्रोड और मेंटल, यहाँ पे ये क्रोड हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये भूपरपटी हो गई। ठीक है, ये बाह्य क्रोड दिख रहा है। ये फोटो आप बढ़िया से दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। परपट्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। देखिए, वापस उसी चित्र पे चलते हैं। जो भूपरपट्टी थी इसके जस्ट नीचे वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा, ये मेंटल कहलाता है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, मेंटल कहलाएगा। और जो 1900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ है। और इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो क्रोड कहलाती है। ये मैंने बताया था, फिर से इधर आते हैं। ये वाली जो है वो कहलाती है क्रोड। क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। और ऊपर वाला ये मेंटल हो गया और ये भूपरपटी हो जाती है। ठीक है, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी आंतरिक क्रोड जो है उसकी त्रिज्या की बात की गई है। देखिए, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर है। और ये मुख्यतः जो है किससे बनी हुई है, यानी आंतरिक क्रोड जो है वो निकल और लोहे से बनी हुई है।
इसे निफे भी कहते हैं। देखो सियाल, सीमा और निफे ये 3 चीज़ें हैं। तो नी का मतलब हो गया निकिल और फे का मतलब हो गया फेरस, फेरस ठीक है, लोहे को कहते हैं। और केंद्रीय क्रोड का तापमान जो है और दाब काफ़ी उच्च होता है। देखिए इधर वापस चलते हैं थोड़ा सा, ये वाला जो भाग है यहाँ पे ये पूरा का पूरा यही रहता है, ये वाला जो भाग है वो क्रोड कहलाता है ठीक है। देखिए मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, सीएल, इसको सीएल कहते हैं ऊपर वाली भूप्रवृत्ति को। फिर ये हो गई सीमा, ये वाला जो पीला वाला भाग दिख रहा है वो सीमा के अंतर्गत आ गया। फिर जिसको मेंटल भी कहते हैं ठीक है, सीमा और निफे, निफे वाला कौन सा रह गया, ये वाला भाग जो है वो निफे वाला हो गया, रेड वाला भाग है ना, ये निफे वाला हो गया जो क्रोड के अंतर्गत आता है ठीक है। देखिए आगे, और इस क्रोड का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और दाब भी बहुत ज़्यादा होता है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर मिलेगी आपको, दक्षिण अफ्रीका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए याद हो गया होगा। दक्षिण अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी जो है खान है वो स्थित है। इसकी गहराई लगभग अगर मानी जाए तो कितनी गहराई है इसकी, 4 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 4 किलोमीटर है। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर, अगर आप चाहते हो कि मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी और इसके केंद्र तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं, नहीं है, नामुमकिन है ये चीज़, लेकिन फिर भी मान लो कोई सिर फिरा सोच ले कि मैं इसके पहुंच जाऊं, डीटीएस लगा दूँ ना, तो पृथ्वी के अंदर पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। कितना खोदना होगा, यहाँ से लगभग जो है वो आपको खोदना होगा कितना, 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर बहुत होते हैं भैया ना, हाँ, एक चक्कर लगाना भी मुश्किल होता है। 6000 किलोमीटर का बाहर धरती के ऊपर भी नामुमकिन है ठीक है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, यानी 1% परपटी है, 1% ही है। भूपरपटी कितनी है, 1% है पूरे पृथ्वी के आयतन का। और 84% जो है वो आपको मिलेगा मेंटल। मेंटल वाला जो भाग है, देखिए मैं फिर से इधर जाता हूँ ठीक है, ये पीली पट्टी वाला जो भाग है वो आपको कितना परसेंट मिलेगा, 84% ठीक है। और 15% जो हिस्सा है, जो नीचे वाला जो भाग माना जाता है 15% वाला, वो माना जाता है क्रोड वाला ठीक है, 15% है उसका। और पृथ्वी की त्रिज्या की अगर बात की जाए तो 6371 किलोमीटर है। 6000 किलोमीटर खोदना पड़ रहा है, इसका मतलब कितना है, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है। अब यहाँ पर महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी यहाँ पर देखते हैं ठीक है। तो देखिए ये है महाद्वीपीय परपटी, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये वाला महाद्वीपीय परपटी है। अब मान लो समुद्र में आए, ये आ गया महासागर, ये महाद्वीपों की बात की गई है, ये आ गया महासागर। महासागर की परपटी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसकी मोटाई देखो कितनी है, बहुत कम है। और इसकी देखो आप, इसकी देखो कितनी होगी, कितनी होगी, इतनी होगी ना, ये कम है और ये ज़्यादा है ठीक है। ये चीज़ें पहले आ चुकी हैं अपने। चलिए आगे बात करते हैं सेल व खनिजों को लेके। तो पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी हुई है, अनेक प्रकार की सेलें उसमें है। सेल का मतलब वो नहीं है घड़ी वाला सेल नहीं है भैया ना। और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो है वो सेल कहा जाता है। इसीलिए मैंने परिभाषा नहीं बताई। क्या होता है, भूप्रपटी जो है बनाने वाले कोई खनिज पदार्थ है, उसका कोई प्राकृतिक पिंड बन जाता है, प्राकृतिक कोई पत्थर बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए मुख्य रूप से सेल जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है आग्नेय, जिसको इग्नस भी कहते हैं, आग्नेय शेल या इग्नस। दूसरा है अवसादी शेल, जिसको सेडिमेंट्री भी कहते हैं। अवसादी शेल को किस नाम से जानते हैं, सेडिमेंट्री। तीसरा है कायांतरित शेल। कायांतरित शेल का मतलब है मेटामॉर्फिक। कायांतरित शेल को किस नाम से जानते हैं, मेटामॉर्फिक के नाम से भी जानते हैं। अगला है देखिए इग्नस शब्द जो है, ये यहाँ पे रहा, आग्नेय का इग्नस शब्द से बना है। तो इग्नस शब्द जो है वो लेटिन शब्द इग्नस से बना है, इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। क्या अर्थ होता है भाई, अग्नि जिसका अर्थ होता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप में लिखा हुआ है ना। दूसरा है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री या सेटिमेंट्री जिसको कह सकते हो। लेटिन शब्द है सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर भी कहते हैं। अगला रहेगा मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा का शब्द है, मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तीनों नाम याद रखने हैं, ये नाम भी याद होने चाहिए, इनका अर्थ क्या है वास्तव में वो याद रहेगा, तो ये सेलें किस प्रकार बनती हैं, किस प्रकार इनका निर्माण होता है, ये सारा याद हो जाएगा।
चलिए पहले का अग्नि रहता है आग्नेय का। तो देखिए आग्नेय शैल जो होती है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। अब द्रवित मैग्मा का मतलब वो आग ही है, वो ठंडा हो जाता है, ठोस होगा, और इस प्रकार जो शैल बनेगी वो क्या कहलाएगी, आग्नेय शैल। इसे हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक शैल जो है वो किसको कहा जाता है, आग्नेय शैल को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक शैल कहा जाता है। अगला है कि आग्नेय शैल जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, एक तो अंतर्भेदी शैल होती है और एक बहिर्भेदी शैल होती है। एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी। देखिए आग की तरह द्रवित मैग्मा जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, लावा। क्वेश्चन आता है कि लावा, निम्न में से लावा क्या है, तो क्या है, द्रवित जो मैग्मा होता है, द्रव अवस्था में जो मैग्मा होता है उसी को क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, क्या आता है, द्रवित मैग्मा, जिसे अपन क्या कहते हैं, लावा भी कहते हैं। आगे है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो ये तेजी से ठंडा होता है और ठोस अवस्था में आता है। जल्दी से ये ठंडा होता है फिर ठोस बन जाता है। तो परपटी पर इस प्रकार से जो शैल का निर्माण होता है उसे कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शैल, यानी बाहर जो शैल का निर्माण हुआ उसे बहिर्भेदी आग्नेय शैल भी कहते हैं। ठीक है, इसी संरचना, इसकी संरचना जो है वो बहुत महीन दानों की होती है, बहुत बारीक बारीक से दाने इसके होते हैं। और इसका उदाहरण अपन जो है वो समझ सकते हैं बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो किसका उदाहरण माना जाता है, आग्नेय शैल का, और बहिर्भेदी आग्नेय शैल का। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और दक्कन का जो पठार है, उदाहरण आप देखना चाहें तो दक्कन का जो पठार है अपना, दक्कन का पठार जो है वो आग्नेय से बेसाल्ट की जो शैलें हैं उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है, उन्हीं से ये बने हुए हैं। ठीक है, द्रवित मैग्मा जो है कई बार क्या होता है कि भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, ऊपर आ ही नहीं पाता, अंदर ही ये ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ठोस शैलें बनती हैं उसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। और ये धीरे धीरे ठंडा होने पर, ये थोड़ा ठंडा क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ये ऊपर वाला जो आता है ना, ऊपर जो लावा आता है वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये जो अंदर वाला है वो थोड़ा बड़े दानों का रूप ये ले लेता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है वो ठंडा होता है। और धीरे धीरे जो चीज़ ठंडी होती है उसके दाने हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर आप अंतर देखना चाहें तो ये तो पृथ्वी के बाहर बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल है वो तो पृथ्वी के बाहर वाले भाग में होती है, अंदर वाले भाग में होती है अंतर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, इसके दाने जो है वो बारीक होते हैं और इसके जो है मोटे होते हैं। इसका उदाहरण जो है वो रहेगा बेसाल्ट, और दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट का उदाहरण माना जाता है। और इसका उदाहरण रहेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसी का उदाहरण माना जाता है। लेई या मसालों या दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का इस्तेमाल होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट बहुत मजबूत होता है। ठीक है, बात करते हैं अवसाद की। देखिए अवसाद क्या होते हैं, सेल लुढ़क कर, चटक कर, टूट कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाती है। तो इन छोटे कणों को ही जो है वो क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। ठीक है, और ये अवसाद जो है हवा के माध्यम से, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ठीक है, याद हुआ होगा। चलिए, और ये अदृढ़ अवसाद दब जाते हैं, फिर कठोर होकर इन ये सेलों का निर्माण करते हैं, सेल की परत बन जाते हैं। और इस प्रकार जो सेलें बनती हैं वो अवसादी सेल कहलाते हैं। भाई कोई चट्टान टूटी, टूटकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर इस प्रकार जो है वो जमा हो गई, तो इस प्रकार जमा होने से ये कुछ दाब के कारण, दबाव के कारण ये जिस सेल का निर्माण करेंगे वो क्या कहलाएगी, अवसादी सेल कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण देखें तो बलुआ पत्थर इसका उदाहरण रहेगा। प्रश्न यह आता है कि बलुआ पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है। उसके ऑप्शन मिलेंगे आपको, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। ठीक है, इस प्रकार के वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको बलुआ पत्थर में क्या करना है, अवसादी शैल करना है। इन शैलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन शैलों पर रहे थे कि जीवाश्म भी इसमें हो सकते हैं। भाई इसमें जीवाश्म भी हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर के टुकड़े भी इसमें हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है भाई, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये पत्थरों से बना हुआ है, टूट टूट के कोई पत्थर वगैरह आए हैं। अवसाद कुछ भी हो सकता है, पौधे हो सकते हैं, जानवरों की हड्डियां वगैरह हो सकती हैं, अन्य कोई सूक्ष्म जीवाणु इसमें हो सकते हैं। ठीक है, आग्नेय एवं अवसादी शैलें जब उच्च ताप और उच्च दाब के कारण जो है
वो किस में बदल जाती हैं, कायांतरित सेलों में, यानी ये परिवर्तन के बाद में होती है, कायांतरित सेलों में ये बदल जाती हैं। उदाहरण की बात करें तो चिकनी मिट्टी के जो स्लेट होते हैं और चूना पत्थर या संगमरमर की बात करें तो ये सब जो है वो किसके उदाहरण है, कायांतरित सेलों के। कठोर सेलों का उपयोग जो है वो सड़क बनाने में होता है, घर है, इमारत बनाने में किया जा सकता है। अभी आपको ये लाल किला दिख रहा होगा, है ना, लाल किला, ठीक है। ये लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी सेल का। तो सीधा भी पूछा जा सकता है कि लाल किला जो है वो किस सेल का उदाहरण माना जाता है, तो अवसादी सेल। लाल किला जो है वो किस प्रकार के सेलों से बना हुआ है, अवसादी सेलों से ये बना हुआ है। दूसरा आपको चित्र दिख रहा होगा, ये है अपना ताजमहल। कहाँ पर है भाई, ताजमहल, ये है अपने आगरा में, ठीक है, आगरा में है। ये लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। ये ताजमहल जो है वो आगरा में है और ये माना जाता है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। कहाँ से बना हुआ है, किसका बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का। और संगमरमर किसका उदाहरण माना जाता है, कायांतरित शैलों का। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि ये जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये कायांतरित शैल का उदाहरण माना जाता है, कौन सा, ताजमहल, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं कि शैल चक्र। शैल चक्र क्या होता है, देखो, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक सेल से दूसरी सेल में जब परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं शैल चक्र। एक सेल से दूसरी सेल में बदले तो शैल चक्र कहलाया। द्रवित मैग्मा सबसे पहले ठंडा होता है, ठोस बनता है, कौन सी सेल बनती है, आग्नेय सेल बनती है। आग्नेय सेल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चली जाती है, तो किसका निर्माण होता है, ताप और दाब बढ़ता है तो अवसादी सेल बन जाती है। और ताप व दाब के कारण आग्नेय व अवसादी सेलें किस में बदल जाती हैं, कायांतरित सेलों में। और अत्यधिक ताप व दाब के कारण कायांतरित सेल फिर से जो है वो किस में बदल जाती हैं, द्रवित मैग्मा में। और मैग्मा फिर बाहर आता है, फिर ठंडा होता है, फिर सेल का निर्माण होता है। तो ये देखिए मैग्मा है, बाहर निकल रहा है धरती से, भूगर्भ से ये बाहर निकल रहा है, इस प्रकार ये बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये जब निकला तो कौन सी सेल बनी, आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल जब टूटकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई तो किस सेल का निर्माण हुआ, अवसादी सेल का। अवसादी सेल पर जब दाब ताप या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ तो वो किस में बदली, कायांतरित सेल में, ठीक है। समझ में आया होगा पूरा का पूरा चक्र। आगे देखिए, सेल विभिन्न खनिजों के बने होते हैं। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के जो खनिज हैं वो इसमें पाए जाते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले वे पदार्थ होते हैं जिनका भौतिक गुणधर्म वे निश्चित ही रासायनिक मिश्रण उसमें होता है, उसका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है और रासायनिक मिश्रण जो है वो इसमें होता है। चलिए, ये कक्षा 7 का जो अपना पाठ था पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि पृथ्वी के अंदर जो वाला भाग जो है वो किस प्रकार का बना हुआ है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, किस किस प्रकार के उसमें खनिज वगैरह हैं, ठीक है। संगमरमर का निर्माण कैसे हुआ, बालू का पत्थर है, इनका निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय सेलें कैसे बनी, ये सारा का सारा इसमें आ गया है। फिर भी आपके कुछ समझ में नहीं आया है या कोई दिक्कत है आपके, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास जो है वो रेगुलर ही चल रही है, फिर भी बीच बीच में थोड़ा वो डिस्टर्बेंस हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ नेट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो उस वजह से थोड़ा काम जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।